Electric potential. What exactly is electric potential? Let's start off by defining it. It says, the definition says, work done per unit charge, work done per unit charge to move it from infinity to a point inside an electric field. ये हमें 2 नंबर के लिए डेफिनेशन लिखनी पड़ सकती है। मैं इसको समझाता हूँ जी ज़रा आम आसान अल्फाज में। इमेजिन ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है बड़ा सा। ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगी। दैट मीन्स दे विल बी पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ऑलराइट, ऑब्वियसली इस तरफ भी होंगी, वो वाली मैं ड्रॉ नहीं कर रहा। इमेजिन ये एक पॉइंट है जो कि इन्फिनिटी कहलाता है। इन्फिनिटी इज समथिंग दैट इज सो फार अवे। मैं डिफाइन कर देता हूँ। इन्फिनिटी का मतलब होगा इन्फिनिटी अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक field strength does not reach. Electric field lines do not reach, या फिर आप ये कह लें at infinity the electric field strength का magnitude is going to be zero. हमें ये बात मालूम है कि हम जैसे जैसे इस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल से जितना दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतनी ही वीकर होती जाती है। ऑब्वियसली कम होते 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 जीरो ये ऐसे फासले पर होगी जिसको हम इन्फिनिटी कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमने देखा था पिछले लेसन में, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करती है। If I want electric field strength to be zero, that means the radius should be infinite. We should not call it radius, we should call it distance. So the distance should be infinite. So basically infinity मैंने एक ऐसा पॉइंट इमेजिन किया है जहां पर पहुंचते पहुंचते इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो हो चुकी है। यहाँ पर एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पड़ा हुआ है। इस पॉजिटिव छोटे से चार्ज पार्टिकल को हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक ऐसा पार्टिकल है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसका अपना कोई मास नहीं है, अपना कोई साइज नहीं है, नेग्लिजिबल है यानी कि, और इसकी मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं। इमेजिन करें कि ये एक बड़ा चार्ज पार्टिकल जिस पर टोटल चार्ज है कैपिटल क्यू, इसके करीब एक पॉइंट है, लेट्स कॉल इट पॉइंट ए। इस टेस्ट चार्ज को यहां से मूव करवा के हमें पॉइंट ए तक लेकर आना है। बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करना चाहेगा। So if you want this test charge to be moved to this position A, you will have to supply energy to the system. यानी कि ये छोटे से टेस्ट चार्ज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। So इन्फिनिटी से लेके पोजीशन A तक लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ेगा उसको अगर हम चार्ज से डिवाइड कर दें तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। ओके, लेट मी जस्ट रिपीट इट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट A का ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड जिस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें चाहिए। इन्फिनिटी से लेके पॉइंट ए तक लाने के लिए जितना वर्क किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर किया जाएगा वो वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है ऑफ दिस पॉइंट ए। अगर हम इसी रास्ते में एक पॉइंट बी कंसिडर करें, ऑब्वियसली पॉइंट बी तक लाने के लिए वर्क कम करना पड़ेगा। दैट मीन्स पोजिशन ए के कंपेरिजन में बी इज सेड टू बी एट अ लोअर पोटेंशियल। A is a higher potential whereas B is a lower potential point. B लोअर पोटेंशियल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी से पोजीशन B तक लाने के लिए चार्ज पार्टिकल पर कम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना। वर्क हमें पता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होता है। जितना डिस्टेंस ज्यादा है, जैसे कि पॉइंट A तक आने का डिस्टेंस ज्यादा है, दैट इज व्हाई A is said to be at a higher potential. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था वर्क डन पर यूनिट मास, इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ आपका, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये फॉर्मूला भी काफी सिमिलर है उन फॉर्मूला से जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, where V is the electric potential, Q is the magnitude of charge on a larger particle, R is the distance from the center of the larger charge particle, 4 pi is constant, epsilon naught is called the permittivity of free space. इसकी एक fixed value थी 8.85 into 10 raised to power minus 12. Because of that 1 over 4 pi epsilon naught could be replaced by a constant called K. इसकी value होती है 9 into 10 raised to power 9. अच्छा, अभी तक जो तीन सिमिलर फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए ना, एक तो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है जो कि फोर्स बताता है, द फोर्स इज इक्वल टू Q into Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल Q is the charge on larger charge particle, small q is the charge on smaller charge particle, 4 pi epsilon naught is a constant and r is going to be the distance between them. फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखा था, वो था Q डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught R स्क्वायर। फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फर्क था कि फोर्स के पास एक स्मॉल क्यू मौजूद था, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के पास वो नहीं है, मिसिंग है। और तीसरी बात हमने आज देखा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो कि Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R के बराबर है। ये तीन फॉर्मूलाज हमें मेमोराइज कर लेने चाहिए।
इन 3 फॉर्मूलाज को हमें एज इट इज अप्लाई करना पड़ सकता है हमारे क्वेश्चन पेपर में, ये गिवन नहीं होते क्वेश्चन पेपर में। I have a larger particle that has a charge capital Q and a small particle that has a charge small q. इन दोनों के सेंटर्स के दरमियान का जो फासला है ना, दैट फासला इज r. सो फॉर्मूला नंबर 1 जो कि कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है, उसमें कैपिटल Q इज सेड टू बी द चार्ज ऑन द लार्जर पार्टिकल, स्मॉल q इज द चार्ज ऑन द स्मॉलर पार्टिकल। जरूरी नहीं है, इट कैन बी आइदर ऑफ देम, क्योंकि इवेंचुअली तो इन दोनों ने मल्टीप्लाई ही होना है, एंड r इज गोइंग टू बी द गैप बिटवीन देम। Whereas इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर्मूला नंबर 2, इसमें कैपिटल Q उस पार्टिकल का चार्ज है जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ हमने मालूम करनी है एक फासले r के ऊपर। फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ you do not need the charge of a small particle, you just need the gap from the center of the larger charge. इस फॉर्मूला के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ वो फासला चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लार्जर चार्ज जिस फासले पर आप फील्ड स्ट्रेंथ मालूम करना चाहते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी ऐसा ही है। अगर मैं इसको कह दूं VA यानी कि A वाली पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो ये Q क्या चीज है? ये Q है चार्ज ऑन द लार्जर पार्टिकल, और ये R क्या चीज है? R इज द गैप फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट लार्जर चार्ज। मिर्जा होपफुली अब मेरी बातें कुछ समझ आ गई। सिर्फ फोर्स के लिए दो चार्जेस की जरूरत है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए सिर्फ उस सोर्स वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड की जरूरत है जिसकी फील्ड स्ट्रेंथ या पोटेंशियल आपने मालूम करना है। हमें याद पड़ता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वाज इक्वल्स टू डेल्टा V बाय D, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये फॉर्मूला यूजुअली चार्ज्ड प्लेट्स के लिए अप्लाई होता है। दो मेटल प्लेट्स हो जिन पर ऑपोजिट चार्ज मौजूद हो, इन दोनों को ऑब्वियसली किसी बैटरी से अटैच किया गया था जिसकी वजह से एक प्लेट पर पॉजिटिव और दूसरे पर नेगेटिव डेवलप होता है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। वो एक हायर पोटेंशियल पे है प्लेट, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि जितना भी हम पॉजिटिव चार्ज के करीब मौजूद हों, हम उतने ही हायर पोटेंशियल पर होते हैं, क्योंकि द क्लोजर यू वांट टू गेट टू अ चार्ज, इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज को उसके क्लोजर लाने के लिए उतना ही ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एंड द फर्दर अवे फ्रॉम अ लार्जर चार्ज पार्टिकल यू आर, द लोअर द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज। एक पॉजिटिव चार्ज जितना करीब होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना दूर होंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। नेगेटिव की तरफ जाते जाते इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम से कम होता रहता है। सो फॉर दिस डायग्राम, इफ आई प्लेस अ पॉजिटिव चार्ज एट दिस पोजीशन, द पॉजिटिव चार्ज एट दिस पोजीशन विल बी फेसिंग द हाईएस्ट रिपल्शन फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट। बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये छोटा सा पॉजिटिव इस प्लेट से सबसे ज्यादा रिपल्शन यहाँ पर फील कर रहा है। दैट मीन्स अपनी पोजीशन की वजह से इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जब ये मूव करते करते नेगेटिव प्लेट पर पहुंचेगा, this positive charge is going to stop. Why? Because it has reached the lowest potential. यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज से जितना दूर हो सकता था उतना दूर हो चुका है, इसीलिए ये अपने लोएस्ट पोटेंशियल पर है जब वो नेगेटिव चार्ज पर होता है। दिस इज वेरी सिमिलर टू अ स्टेयरकेस। यहाँ पर अगर एक बॉल मौजूद हो, द बॉल इज एट द हाईएस्ट पॉइंट हियर, इसका मतलब है यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और वो बॉल जब जमीन पर आ जाती है तो उसकी हाइट वहां पर 0 है, ना होने के बराबर है। दैट इज व्हाई एट पोजीशन बी द बॉल इज सेड टू बी एट द लोएस्ट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बिल्कुल इसी तरह से एक पॉजिटिव सोर्स के पास अगर जितना करीब ये पॉजिटिव चार्ज मौजूद होगा, उतने हायर पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल एनर्जी पर होगा, और जितना दूर उससे होगा उतना ही लोअर पोटेंशियल पर मौजूद होगा। पॉजिटिव से दूर होते जाए, लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते जाए। ओके, दिस वाज स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड। एक छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, देखते हैं आपको मेरी कौन सी बात नहीं समझ आई, प्लीज मुझसे पूछेंगे। जी, मुझसे पूछा गया है कि सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या फ़र्क है? जी, मैं आपको अभी वज़ाहत फरमा देता हूँ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने अभी ऊपर डिफाइन किया कि वर्क को चार्ज से डिवाइड कर देने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, व्हेयरएज़ वर्क विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो वर्क और एनर्जी इंटरचेंजेबल हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या चीज़ होगी? वो असल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। So that's basically the difference between electric potential and potential energy. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में एक Q का फर्क है। मैंने जो ऊपर फॉर्मूला बनाया वो था कैपिटल Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अगर मैं इसको एक चार्ज स्मॉल q से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी दे देगा। कितनी खूबसूरत बात है कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का है बस, और कोई फर्क नहीं है। दैट मीन्स आप इस पोजीशन ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो मालूम कर सकते हैं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मालूम नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक छोटा चार्ज और उसका मैग्नीट्यूड मौजूद ना हो। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज समथिंग दैट इट्स अ हाइपोथेटिकल आइडिया दैट इज प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। लेकिन एनर्जी क्या चीज है? वो एक चार्ज पार्टिकल जो कि उसके पास किसी पोजीशन पर रखा जाए उसकी सलाहियत है। Potential is the characteristic of this larger charge, whereas the potential energy is the characteristic of this smaller charge particle.
दैट मींस अगर ये चार्ज यहाँ नहीं रखा हुआ ना तो पोजीशन ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जरूर हो सकता है जो कि इस बड़े चार्ज की वजह से है, लेकिन पोजीशन ए के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे काइनेटिक एनर्जी होने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। काइनेटिक एनर्जी इटसेल्फ डिसएम्बॉडीड एग्जिस्ट नहीं कर सकती। कोई चीज, कोई जिस्म अगर हरकत कर रहा होता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। सो एनर्जी इज समथिंग दैट इज पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस टू समथिंग एल्स। यहाँ पर वो समथिंग एल्स क्या है? वो ये छोटा वाला चार्ज होगा। अगर हुआ तो इस पोजीशन ए पर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है। Whereas potential is like a promise of energy. इस पोजीशन ए के ऊपर there is a promise of energy that if a smaller charge will be placed, it will have some electric potential energy. Potential energy is possessed by a charge particle. अब अगर वो चार्ज पार्टिकल इधर नहीं मौजूद तो उसके पास एनर्जी भी कोई नहीं है। होपफुली अंडरस्टैंड, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो गई है ये बात, बट डोंट वरी। पोटेंशियल एनर्जी छोटे चार्ज पार्टिकल की होती है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बड़े चार्ज पार्टिकल का है किसी खास पोजीशन पे। अच्छा, आई वाज गोइंग टू शो यू समथिंग इंटरेस्टिंग। उससे पहले छोटी छोटी दो बातें मेरे ध्यान में आ रही है, मैं वो आपके लिए स्टेट कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी मैं दोबारा लिख दूंगा आपके लिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरी बात, इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा, फॉर्मूला देखें, वर्क का यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा जूल पर कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, या फिर दिस जूल पर कूलम्ब इज इक्वल टू वोल्ट्स, कैपिटल वी। हम इसको आम जबान में वोल्टेज भी कहते हैं, बट द एक्चुअल वर्ड इज वोल्ट्स। राइट, आई वाज गोइंग टू शो यू समथिंग हियर। इस फॉर्मूला में से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता था Q डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये D अगर वहां जाके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो पीछे पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा। मैं यहाँ पर यूनिट्स इस्तेमाल करना चाहता हूँ जी। जूल का यूनिट, सॉरी चार्ज का यूनिट, डिस्टेंस का यूनिट, आर का यूनिट। डिस्टेंस का एक यूनिट होता है मीटर्स, आर का भी एक यूनिट होता है मीटर, लेकिन यहाँ पर चूंकि मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर इज गोइंग टू कैंसिल आउट विद 1। So actually a distance, one of the distance will get cancelled out with this r square में से एक distance. Eventually the formula that remains behind is 4 pi epsilon naught r. So this is where the formula for electric potential arises, but this is an unnecessary complication. ना समझ आए तो कोई बात नहीं, मैंने यूनिट्स की टर्म्स में ये बात एक्सप्लेन करके दिखाई कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये फॉर्मूला है। ऑलराइट, लेट्स टेक अ ब्रेक। I'm going to quickly give you a mathematical review of this chapter. अभी तक ये खत्म नहीं हुआ, इसमें ग्राफ्स काफी सारे इन्वॉल्व हैं, मैंने अभी तक कोई भी नहीं बताए। मैथमेटिकल रिव्यू में मैं पहले सारे फॉर्मूला जरा आपको बताना चाहूंगा, कौन कौन से फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। पहला फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ई की टर्म्स में ये लिख लेते हैं, इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ये कभी कभी F इक्वल्स टू क्यू ई भी लिखा जाता है, जो क्यू डिवाइड हो रहा है वहां जाके ई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकंड फॉर्मूला जो हमने इस चैप्टर में देखा है, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये पैरेलल प्लेट्स का फॉर्मूला होगा, दैट इज डेल्टा वी बाय डी। दो पैरेलल प्लेट्स हैं, उनके दरमियान में एक डिस्टेंस है d, और उनको जिस पोटेंशियल डिफरेंस के साथ अटैच किया गया है उस पोटेंशियल डिफरेंस को d से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। नंबर 3, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ हमें चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्सेस बताता है, q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन जीरो परमिटिविटी है, इसकी वैल्यू सिलेबस में गिवन भी होती है, लेकिन बेहतर है कि आप याद कर लें जैसे कि मैंने याद किया है। आगे कुछ कांस्टेंट्स ऐसे भी आएंगे जिनकी वैल्यू मुझे कभी याद ही नहीं होती है, तो उनकी वैल्यू मैं आपको देख के बताऊंगा। अगेन उनके लिए भी अगर आप चाहें तो उन्हें याद कर लें तो बेहतर है, अदरवाइज वो पेपर में गिवन होते हैं। फिर एक और फॉर्मूला बताया था जी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय, एक्सक्यूज मी जी, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। पांचवा फॉर्मूला आपको बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, Q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। और एक छठा फॉर्मूला आपको बताया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू स्मॉल q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। यहाँ पर मैं वेरिएबल सारे इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। जहां पे भी मैंने कैपिटल Q लिखा है, दैट्स द चार्ज ऑन अ बिगर चार्ज पार्टिकल। जहां पर भी मैंने स्मॉल q लिखा है, दैट्स द चार्ज ऑन अ स्मॉलर चार्ज। जरूरी नहीं है दोनों इंटरचेंज भी हो सकते हैं, सिर्फ सिंबल्स ही हैं। इनके सेंटर्स के दरमियान के फासले को हम r कहते हैं, कुछ किताबों में इसको d भी कहा गया है, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपके लिए लिख दी, 4 पाई इज अ कांस्टेंट। जी मेरी बात समझ आ गई अभी तक? और कोई बात किसी के ध्यान में आ रही है तो बताइएगा। वरी ग्राफिकल representation of E electric field strength and V with respect to D। D क्या है? डिस्टेंस है। इमेजिन कीजिएगा
कि ये मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इट्स अ लार्ज पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ सेंटर में एक पॉजिटिव दिखा रहा हूँ। ओके, स्फीयर है, पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। ओके, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। मैंने यहाँ पर कुछ एक्सिस बनाए, एक्स और वाई एक्सिस बनाए। एक्स एक्सिस के ऊपर डिस्टेंस मौजूद है, ये मीटर्स में होना चाहिए या सेंटीमीटर्स में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम नॉट एक्चुअली गोइंग टू प्लॉट द वैल्यूज, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द शेप ऑफ द ग्राफ। ओके, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये एक स्फीयर है, स्फीयर जो कि हॉलो है अंदर से, हॉलो होने का मतलब है कि इसके सेंटर में कोई मटेरियल मौजूद नहीं है। ओके, और लेट्स से ये मेटल स्फीयर भी है, जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा ना, वो सारा पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे से रिपेल होगा। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने रैंडमली कुछ पॉजिटिव चार्जेस बनाकर दिखा दिए। अब ये रैंडम पॉजिटिव चार्जेस अंडरस्टैंडिंग के लिए तो हॉलो स्पेस में मौजूद हुए ना, ऐसा तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता। एक हॉलो मेटल स्फीयर के ऊपर जब चार्ज डेवलप होगा ना, तो ये सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे आर गोइंग टू ट्रैवल एंड सेटल अलोंग द बाउंड्री। एक बात फिर से बताना चाहता हूँ, ये वाली मेरे पास ये मेटल स्फीयर है जो कि हॉलो है। हॉलो का मतलब है कि उसके सेंटर में कुछ भी नहीं है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने सेंटर में बहुत सारे पॉजिटिव दिखाए थे, दैट वाज टेक्निकली इनकरेक्ट। ऑल द पॉजिटिव्स शुड स्प्रेड आउट एंड बी प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री। पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट ऑन द बाउंड्री, क्योंकि सेंटर में तो कोई मैस ही नहीं है, कोई मेटल ही नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज बाउंड्री पे डेवलप होता है तो वो असल में सारी बाउंड्री जितनी भी अवेलेबल है उस पर इक्वली स्प्रेड आउट होगा। उफ, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। If I compare this orange side with this opposite orange side, these two pieces of the metal sphere, they behave like parallel plates. This plate and this plate behave like parallel plates. इसी तरह opposite sides ये और ये जो हैं, they must behave like parallel plates. इसी तरह ये वाली side और इसके opposite ये वाली side, they must behave like parallel plates. So if I am saying that the charges are evenly distributed, इसका मतलब है at any position, if I consider this piece of the metal sphere and compare it with the metal piece on the other side, both of them must be behaving like parallel plates. Okay, थोड़ा सा अजीब बात थी। We will revisit that in a little while. Parallel plates कैसे हैं ये? उससे पहले आपको एक बात बताता हूँ जी। Is there any negative charge in the center? No, there is no negative charge in the center. हमें ये बात मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेगेटिव सीकिंग होती हैं। मेरे अल्फाज को बड़े ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेगेटिव सीकिंग। अब इस स्फीयर के सेंटर में तो कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, मोस्ट डेफिनेटली कोई नेगेटिव सेंटर में नहीं है। इस स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल करेंगी, बिकॉज इन्फिनिटी तक देयर इज अ प्रॉमिस, कहीं ना कहीं पे तो नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। हो सकता है किसी और पॉजिटिव स्फीयर ने नेगेटिव रिलीज करके नेगेटिव्स को अवेलेबल किया हो। सेंटर में तो नेगेटिव चार्जेस बिल्कुल भी नहीं मौजूद। दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इनसाइड द मेटल स्फीयर इज गोइंग टू बी जीरो। एक दफा फिर से ये बात मैं आपके लिए इरशाद करता हूं। नो नेगेटिव चार्जेस एट द सेंटर, सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रैवल टुवर्ड्स द सेंटर। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। स्फीयर के सेंटर में कहीं पर नेगेटिव नहीं है, इसलिए कोई फील्ड स्ट्रेंथ या कोई फील्ड लाइंस स्फीयर के अंदर ट्रैवल करने की बजाय सारी फील्ड लाइंस बाहर की तरफ ट्रैवल करती हैं। यू कैन आर्ग्यू कि सर सराउंडिंग में भी तो कहीं नेगेटिव नजर नहीं आ रहा, लेकिन सराउंडिंग में इंफिनिटी तक का पॉसिबिलिटी मौजूद है। यानी कि स्फीयर के बाहर इंफिनिटी तक रूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी नेगेटिव चार्ज को ढूंढती हुई इंफिनिटी तक स्ट्रेच हो सकती हैं। अंदर तो मोस्ट डेफिनेटली कोई नेगेटिव है ही नहीं। ओके, दिस इज लाइक एक बॉटमलेस पिट है। बॉल को आप इसके ऊपर रखें, बॉल कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, बॉल फिर भी नीचे की तरफ ही ट्रैवल करेगा। व्हाई? बिकॉज देयर इज अ प्रॉमिस दैट इट विल इवेंचुअली हिट द लोएस्ट पोटेंशियल स्पेस। ओके, थोड़ी सी मुश्किल हो गई ये बात, मैं एक दफा फिर से समराइज करता हूँ। स्फीयर के अंदर कहीं पर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, इसलिए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्फीयर के अंदर ट्रैवल नहीं करती। तो स्फीयर के अंदर अंदर तक, यानी ऐसा फासला जो कि इसके रेडियस के बराबर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर हम डिटरमिन करना चाहें, दैट इज गोइंग टू बी जीरो। ये इसका सेंटर है, यहां से लेकर यहां तक ये इसका रेडियस है। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज वेल, वो डिस्टेंस जिस पर रेडियस, वो डिस्टेंस जो कि रेडियस के बराबर है, उससे पीछे पीछे तक इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज गोइंग टू हैव जीरो मैग्नीट्यूड। जैसे ही हम बाउंड्री पर आते हैं, वी आर स्टैंडिंग क्लोजेस्ट टू द पॉजिटिव चार्जेस, सो दैट मींस बाउंड्री पर अचानक से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड राइज टू अ मैक्सिमम वैल्यू। हमें याद पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी कि जब आप बाउंड्री पर मौजूद हो, एक पॉजिटिव चार्ज को इधर रखें, तो सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पर रिपल्शन सबसे ज्यादा है। फिर उसके बाद यही ग्राफ इस तरीके से ड्रॉप करेगा। ऐसा क्यों है? हमें पता है कि जैसे जैसे आप इससे दूर जाते जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ने कम होता जाना है, और वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे करना है। जब डिस्टेंस रेडियस के ट्वाइस हो जाए,
ओके जब डिस्टेंस रेडियस के ट्वाइस हो जाए दैट्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ विल ड्रॉप डाउन टू अ क्वार्टर। ये हमें इस रिलेशनशिप से पता चल रहा है। जहां लेट्स से रेडियस अगर 2 सेंटीमीटर है, जैसे ही ये रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी वैल्यू पहले ई थी अब वो E/4 होना चाहिए क्योंकि इस स्क्वायर की वजह से। सो लेट्स से एट द पीक मोस्ट पोजीशन द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हैड अ वैल्यू ऑफ E। जैसे ही आप किसी ऐसे फासले पर आ जाते हैं जहां डिस्टेंस जो है ना वो 2r के बराबर है, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड ड्रॉप डाउन टू अ वैल्यू ऑफ E/4। बिल्कुल ऐसा ही इसकी ऑपोजिट साइड पर भी होता है। व्हेन यू आर स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस व्हिच इज इक्वल टू द रेडियस योर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड हैव अ मैक्सिमम वैल्यू। ओके मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं अभी। फिर उसके बाद इट शुड कंटिन्यू टू ड्रॉप डाउन लाइक दिस। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक, देखते हैं कि आपको मेरी बातें समझ आई। यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइड के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को पॉजिटिव दिखाया है, इट इज ओनली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। इट वाज वेरी वेल कॉट बाय यू पीपल, नाइस। असूलन दिस शुड गो डाउन लाइक दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ शुड हैव अ नेगेटिव एक्सेस एज वेल। वो इसलिए क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज की लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज पॉइंटिंग इन द लेफ्टवर्ड्स डायरेक्शन, सो द ग्राफ शुड बिहेव लाइक दिस। द ग्राफ जो मैंने पहले बना के दिखाया था वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए था, अगर मैं उसकी नेगेटिव डायरेक्शन को भी इंक्लूड करूं तो फिर ग्राफ कुछ ऐसा होना चाहिए। So this is the graph for electric field strength around a positive charge, and this was the easiest part. यहाँ पर जल्दी से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी बात कर लेते हैं। एक ग्राफ ऐसा ड्रॉ करूंगा जिसमें y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मौजूद है, x एक्सिस पे डिस्टेंस मौजूद है। अब हमें पता है इनसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू डेल्टा v बाई डी। स्फीयर के अंदर मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज जीरो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जीरो कब होगी? जब या तो ये डेल्टा वी जीरो हो या तो ये डी इनफिनाइट हो। यानी वो जो स्फीयर हमने ऊपर बनाया ना उनके ऑपोजिट साइड्स के दरमियान का जो गैप है वो इन्फिनिटी हो। ऑब्वियसली ये तो इन्फिनिटी नहीं है। दिस शुड इंप्लाई क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, सो इफ दिस इज जीरो दैट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो। ध्यान से सुनिएगा, द पोटेंशियल डिफरेंस शुड बी जीरो, नॉट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है V2 माइनस V1, दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस। दो पोटेंशियल्स का डिफरेंस जीरो है, इसका मतलब है कि V2 इक्वल टू V1 होगा ना। मतलब इस स्फीयर के अंदर आप कहीं पे भी किसी भी पोजीशन पर नोट करेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ सेम नॉन जीरो पोटेंशियल, सो द ग्राफ शुड अपीयर लाइक दिस। मैक्सिमम पोटेंशियल की वैल्यू हो और वो डिस्टेंस इक्वल्स टू रेडियस से पीछे पीछे हमेशा एक नॉन जीरो वैल्यू पर हो, और उसके बाद द ग्राफ शुड ड्रॉप डाउन दिस वे, क्योंकि पोटेंशियल आल्सो फॉलोज द इनवर्स रूल। यानी कि जहां पर ये डिस्टेंस 2r के बराबर हो वहां पोटेंशियल किसी हाफ वैल्यू पर मौजूद हो। जहां पर ये d इक्वल्स टू 3r हो जाए वहां पर ये v/3 के बराबर हो। सो देयर यू हैव इट, दीज आर द फर्स्ट टू ग्राफ्स इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर। अगली क्लास में इंशाल्लाह मजीद ग्राफ्स की बात करेंगे। Rewatch this, rediscuss amongst yourselves, talk to me, whatever confuses you, let me know and I'll help you again. Thank you very much. See you tomorrow.